नमस्कार दोस्तों, मैं नीलपाल स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे श्री सुंदरम आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आज की जो क्लास है हमारी, उसमें हम यूजीसी जो नेट है उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। और हम ये देखेंगे कि जो यूजीसी नेट का जो सिलेबस है और जो प्रत्येक राज्य की जो पात्रता परीक्षा होती है, राज्य पात्रता परीक्षा जिसको हम सेट बोलते हैं, उसके बीच में क्या समानता है। और फिर हम देखेंगे कि जो प्रत्येक राज्य होता है उस राज्य की जो सहायक प्राध्यापक की परीक्षा होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा होती है, उसका जो सिलेबस होता है, क्या वो यूजीसी नेट के सिलेबस से अलग होता है, उस पर डिस्कस करेंगे। फिर हम ये देखेंगे, क्या हम नेट अगर पढ़ लेते हैं, नेट का सिलेबस पढ़ लेते हैं, तो हमारी जो एपी की परीक्षा की जो तैयारी वो संपूर्ण हो जाएगी। तो आज हम इतिहास का जो सिलेबस है यूजीसी नेट का बच्चों, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बारे में हम ये जानेंगे और फिर मैं उसमें ये बताऊंगा आपको कि इसमें जो सिलेबस है इसका क्या महत्व है। अक्सर ये होता है कि हम यूजीसी नेट की जब तैयारी करते हैं या सेट की तैयारी करते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हैं, हम सिलेबस को दरकिनार करते हैं और एक किताबें लेके आते हैं और उन किताब के अकॉर्डिंग वो जो किताब है, जो मटेरियल है आपका, या जो नोट्स है, उसके हिसाब से तैयारी शुरू कर देते हैं। उसमें जो दिया होता है किताब को पढ़ना शुरू कर देते हैं, या अलग अलग लेखकों की किताबों पर आप अध्ययन करते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बच्चों कि हमको ये नहीं करना है। हमको ये करना है कि सबसे पहले आपको सिलेबस रखना है, और सिलेबस में जो लाइन दी है उस लाइन पर ध्यान देना है, और उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हमको प्राप्त करने की कोशिश करना है। और उसी में से ही आप जब पेपर देने जाते हो तो वहाँ पर क्वेश्चन आपको मिलते हैं। कहीं पर भी ऐसा प्रश्न नहीं रहता जो सिलेबस से बाहर आए, वो वहीं पर लिखा रहता है। कुछ शब्दावलियाँ दी रहती हैं, कुछ ऐसे शब्द दिए रहते हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते, हम सिर्फ पढ़ाई करते जाते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सिलेबस की क्या महत्वता है, और जो अदर स्टेट होते हैं उनके जो असिस्टेंट प्रोफेसर के जो सिलेबस होते हैं उनके बीच में क्या साम्यता होती है। अगर आपने नेट का सिलेबस पढ़ लिया, इतिहास का, अगर आपने नेट का सिलेबस पढ़ लिया, तो किसी भी राज्य की अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा देंगे तो लगभग उसका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। परंतु उसमें बच्चों एक यूनिट ऐसी रहती है जो डिफरेंट रहती है। तो उसको हम देखेंगे कि कैसे जो एक यूनिट रहती है वो डिफरेंस रहती है, और सेट और नेट का सिलेबस समान ही होता है हमेशा। चलिए, तो बच्चे क्या करते हैं इसमें, स्टूडेंट हमेशा ये करते हैं कि नेट का सिलेबस निकालते हैं अलग और सेट का अलग निकालते हैं। जबकि नेट और सेट का सिलेबस एक जैसा ही होता है, उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है, कोई ज़्यादा क्या, एक अक्षर का भी अंतर दिखाई नहीं देता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ संकल्पनाएं, विचार और शब्दावलियां हैं जिनसे सीधे प्रश्न वहाँ पर आ जाते हैं। और हम जो गलती करते हैं, हम ये करते हैं कि हमारे पास जो नोट्स उपलब्ध होता है, हम नोट्स को शुरू से लेकर के अंत तक पढ़ते हुए चले जाते हैं। जबकि कुछ शब्द रहते हैं जिनसे संबंधित क्वेश्चन हमारे कोई परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। जैसे कुछ शब्दावलियां हैं, ये शब्दावलियां हालांकि आपकी जो प्रथम इकाई है उसमें देखने को मिलेंगी और आगे भी मिलेंगी। जो अधिकतम शब्दावलियां यहाँ पर दिखाई दे रही हैं वो जो प्रथम इकाई है यूजीसी नेट का, जो जिसमें इतिहास का जो पहली यूनिट है उसकी शब्दावलियां हैं। जैसे कि भारतवर्ष, तो भारतवर्ष के बारे में भी हम इसमें जो है डिस्कस करते हैं। अब भारतवर्ष के बारे में हम क्या डिस्कस करते हैं कि ये डिस्कस करेंगे कि पहली बार भारतवर्ष शब्द का जो है उल्लेख कहाँ पर हुआ। जैसे कि हाथी गुम्फा अभिलेख है एक, जिसमें भारतवर्ष शब्द का उल्लेख पहली बार किया गया है। भारत शब्द का या भरत शब्द कैसे भारत का नाम पड़ा, भारत का नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में कहाँ उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। ये जब हम क्लास पढ़ेंगे, ये तब की कहानी है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो शब्दावलियाँ लिखी हैं उन्होंने देखने के लिए नहीं लिखी हैं बच्चों। ये जो शब्दावलियाँ हैं जिसमें बिष्टि क्या होता है, ये कौन थे, इस श्रेणी कौन थे, कैसे व्यापारी हुआ करते थे, कैसे काम करते थे, किसके ये प्रमुख हुआ करते थे, जनपद कैसे, जो राज्य आए जनपद राज्यों की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो हमको जनों के बारे में पढ़ना है। कि हम ये देखेंगे कि वैदिक काल में एक कबीला हुआ करता था। ठीक है, जब हम पढ़ाई करेंगे, और वो कबीले, बहुत सारे कबीले हुआ करते थे, और कबीले मिलकर के बाद में जन बन गए, और यही जन मिलकर के बाद में जनपद बने।
और बाद में यही बहुत सारे जनपद जब इकट्ठे हो गए तो फिर क्या बने, महाजनपद बने, महाजनपद बने। और बहुत सारे महाजनपदों को मिला करके एक मगध साम्राज्य की स्थापना हुई, मगध साम्राज्य की स्थापना हुई। तो बहुत सारे महाजनपदों को मिलाकर के एक क्या बना, साम्राज्य बना। तो इस पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बच्चों कि जो शब्दावलियाँ हैं, इन एक एक शब्द को आपको देखना है, उनके बारे में अपने को पढ़ना है। जब हमारी क्लास शुरू होगी इसमें हम एक एक शब्द की व्याख्या करेंगे और एक एक जो शब्दावली दी है इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप कितने भी जो है प्रीवियस ईयर के प्रश्न उठा करके देखेंगे, तो इतिहास में जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा करके देखेंगे तो इन शब्दावलियों से आपको एक या दो और उससे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो एक तो ये है, मैं आपको उस पर ज़्यादा जोर दूंगा कि परीक्षा के लिए उपयोगी क्या है, मैं आपके ज्ञान के लिए नहीं। क्योंकि जब नेट की तैयारी करते हैं तो लोगों के मन में ये भ्रांति है कि जो व्यक्ति नेट क्वालिफाई होता है, जीआरएफ क्वालिफाई होता है, उसको बहुत ज्ञान होता है। तो आपको मैं इस भ्रांति से मुक्त करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लोगों को के मन में ये भ्रांतियाँ हैं कि जिसने नेट जीआरएफ क्वालिफाई किया उसने बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी, उसको बहुत ज्ञान होगा। तो इतना जो मिथ है वो एक तरीके से ये मिथ ही है। इसमें आपको करना क्या है कि आपको करना है कि आपके पास कुछ प्रीवियस ईयर के जो नोट्स हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, उसको जब आप देखेंगे, उनको पढ़ेंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन की प्रकृति कहाँ क्या होती है। और फिर जब इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो आपने कहीं पर पढ़े भी नहीं। आपने कम से कम 15 से 20 किताबें पढ़ी होंगी, उससे ज़्यादा पढ़ी होंगी, बहुत अच्छे अच्छे शिक्षकों से पढ़ाई की होगी, लेकिन कुछ प्रश्न होते हैं कि जिनका पता ही नहीं होता कि ये आया कहाँ से। तो नेट और जेआरएफ की परीक्षा जब दी जाती है तो कुछ क्वेश्चनों की तैयारी नहीं कराई जाती है, वो मिलते भी नहीं हैं। पर हम प्रयास करेंगे कि जो कंटेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट है उसमें से चीज़ें आए और उसमें से या तो सेम की सेम आ जाए, और अगर नहीं भी आती हैं तो आपकी इतनी समझ विकसित हो सके उस विषय की कि अगर नहीं आ रहा है तो आप समझ जाएं कि इसका ये नहीं होगा, इसका ये नहीं होगा। यानी कि जो एलिमिनेट मेथड है वो आपको समझ में आ जाए। बात समझ में आई? तो चलिए पहले हम इस सिलेबस पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो हमको कुछ शब्दावलियां देखने को मिल रही हैं बच्चों। ये शब्दावलियों को आपको बहुत बार पढ़ना है। जैसे ये शब्दावलियां आपको, वैसे जब आप सिलेबस पढ़ेंगे तो ये शब्दावलियां लगभग आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी होंगी, लेकिन इन शब्दावलियों को आपको आत्मसात करना पड़ेगा। जैसे ऊपर जो शब्दावलियां लिखी हुई हैं, कुछ शब्द हैं, मेजर शब्द हैं। जब भी मैं इतिहास पढ़ाता हूँ तो मैं बच्चों को हमेशा ये सलाह देता हूँ कि आपको जो इतिहास पढ़ना है वो ऐसे नहीं पढ़ना है कि जैसे पढ़ाया जाता है कि फलाने राजा का जन्म फना हुआ था, उसके माता का ये नाम था, उसके पिता का ये नाम था। आपको कुछ मेजर चीज़ें होती हैं जिन पर हमको कंसंट्रेट करना होता है, वो हमको याद रखना जरूरी ही होता है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे पुस्तक, अगर किसी शासक के काल में पुस्तक लिखी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। राजा की उपाधि इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं उपाधियाँ। प्रशासनिक शब्दावलियाँ बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, प्रशासनिक शब्दावलियाँ ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं ये चीज़ें। इसके अलावा इतिहास में जो संस्थाएं गठित होती हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। राजा जो बहुत अच्छे राजा हुए, अशोक के कार्य हमको याद रखना है, हमको समुद्रगुप्त के कार्य विजय याद रखनी है, चंद्रगुप्त मौर्य के कार्य याद रखने हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के जो कार्य याद रखने हैं। हमको ये याद रखना है कि हर्षवर्धन ने क्या क्या किया था। क्यों? क्योंकि प्राचीन इतिहास में कुछ महान शासक हुए हैं, दो चार गिने चुने जो महान शासक हैं। वैसे तो बहुत सारे महान शासक हैं, लेकिन कुछ शासक हैं जो बहुत महान हैं, उनके बारे में हमको बहुत डिटेल में याद रखना है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हमको ये ध्यान रखना है कि उनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उन पर हमको विशेष रूप से ध्यान देना। जब मैं क्लास स्टार्ट करूंगी, क्षमा चाहूँगा, जब क्लास स्टार्ट करूंगा तो इस चीज़ पर मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता पाऊंगा कि किन चीज़ों पर हमको कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जितना ज़्यादा आप
चीज़ों को पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा ज्ञान आपके दिमाग में आएगा, जितना ज़्यादा चीज़ें आपके दिमाग में इकट्ठी होंगी, उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। लेकिन मैं आपको वो बताऊंगा कि कौन सी चीज़ें हैं जिन पर कम कंसंट्रेट करना है हमको, कौन सी चीज़ें हैं जिन पर हमको ज़्यादा ध्यान देना है। इतिहास पढ़ने के दौरान सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती हैं हमको। जब हम पढ़ते हैं तो ज़्यादा ज़्यादा जानकारी आ जाती है, ज़्यादा ज़्यादा स्टोरियाँ आ जाती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। तो हमको जब कॉन्सेप्ट पर हम ध्यान देंगे, कॉन्सेप्ट पर ध्यान देते हुए कौन सी चीज़ हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है, ये भी हम डिस्कस करते जाएंगे। अब देखिए, तो मैं जो शब्दावलियों का महत्व बता रहा था बच्चों आपको, कि ये शब्दावलियाँ कुछ अलग नहीं है, ये सारी शब्दावलियाँ वही हैं जो 1 से लेकर के आपको कौन सी यूनिट तक, 10वीं यूनिट तक मिलेंगी, इसके अंदर ही मिलेंगी। लेकिन जब भी अगर ऐसी कोई शब्दावली अगर आपके सामने आती है, जब भी अगर आप ये टॉपिक डिस्कस कर रहे होते हैं, उस यूनिट का भाग होता है, तो उस पर आपको कंसंट्रेट करना होता है। ठीक है। इसमें हम सिलेबस में हम देखते हैं कि पहली यूनिट शुरू होती है आपकी किससे बच्चों? साहित्यिक स्रोतों से। पहली इकाई है जिसमें इतिहास के स्रोत क्या हैं, इतिहास को पढ़ने के जो स्रोत होते हैं, आप देखें पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशियों का वर्णन इसमें शामिल होता है। ठीक है। उसको हम डिस्कस करेंगे जब हम क्लास करेंगे, लेकिन हमको पढ़ना ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपको, तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि नवपाषाण काल, ठीक है, और ताम्रपाषाण एक युग, सिंधु सभ्यता, ये आपके पास सिलेबस होगा, उसमें आप देख पा रहे होगे। वैदिक काल पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें, जिसमें हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में डिस्कस करेंगे, वो सिलेबस आपके पास पहुंच गया होगा। तो ये, जिसमें हमारी जो दूसरी यूनिट है, दूसरी यूनिट में हम राज्य से साम्राज्य विस्तार देखेंगे। यानी कि जो सिलेबस डिजाइन किया गया है यूजीसी के द्वारा, उसमें इतनी क्रमबद्धता है, उतनी क्रमबद्धता है कि सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट हैं। अब आप देखिए, इसमें साहित्यिक पुरातात्विक जो स्रोत हैं, ये तो ठीक है, ये तो पहला टॉपिक है, जिसमें पाषाण काल है, इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक काल है, और फिर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो नगरीकरण हुआ, वो उसके बारे में बताया गया है। फिर कैसे जन से जनपद बने, जनपद से कैसे महाजनपद बने, फिर महाजनपदों से कैसे साम्राज्य बना। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक है। तो इसमें होता ये है कि अपन क्या करते हैं कि पहले ये पढ़ लिया फिर वो पढ़ लिया, हमको ऐसा नहीं करना है, हमको एकदम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना है। और अधिकतर ये होता है कि जो इतिहास पढ़ते हैं, कि प्राचीन इतिहास इस वाले सर से पढ़ लिया, आधुनिक इतिहास उन वाले सर से पढ़ लिया, मिडेवल उन वाले सर से पढ़ लिया। तो ऐसा नहीं है, आपको प्रयास ये करना है कि इतिहास को पढ़ना है किसी एक ही व्यक्ति से। मैं जरूरी नहीं बोल रहा हूँ आपको कि मुझसे ही पढ़िए, जिससे भी पढ़िए, एक व्यक्ति से पढ़िए, और शुरू से लेकर के अंत तक पढ़िए। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा इतिहास को लेकर के, एक लिंक नहीं बनेगी, तब तक आप इतिहास को समझ ही नहीं सकते। आप कहीं से भी पढ़िए, किसी से भी पढ़िए, लेकिन आपको वो लिंक बनानी पड़ेगी। और ये सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं कैसा पढ़ाऊँगा। ये जब मैं पढ़ाऊँगा उसके बाद आपको हो सकता है आप फिर उसके बाद मेरा मूल्यांकन करिए, समझिए कि मैं कहाँ तक आपके साथ न्याय कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, वो आपके ऊपर है। फिर इसमें दूसरी इकाई में जब मगध राज्यों की उत्पत्ति होगी, इसके बाद सिकंदर के आक्रमण होंगे इनके बारे में, इसके बाद मौर्य साम्राज्य की का उदय होगा, इसके बाद शक, हूण, कुषाण, सातवाहन, ये सारे जो कुछ आप देखेंगे कि यहाँ पर विदेशी आक्रमण भी हमको देखने को मिल रहे हैं, ये सारे देखेंगे। देन हम गुप्त काल के बाद जाएंगे। ये जो सिलेबस है, ये सेम सिलेबस आपके पास भी होगा, ये मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, ये कोई नई बात नहीं। ठीक है। तो जो ये सिलेबस मैं आपको बच्चों बता रहा हूँ, ये नेट का सिलेबस और शेट का सिलेबस एकदम सेम है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, एक शब्द इधर से उधर नहीं है। ये सारा सिलेबस है, ये आपके पास है। और ये सिलेबस इसलिए इम्पोर्टेंट है आपके लिए, कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई किताब पढ़ रहे हो, अगर उस किताब में ये भारत में ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र की स्थापना और विस्तार नहीं है, तो आपको वो अलग से पढ़ना है, कि आपके सिलेबस की एक लाइन ना छूट जाए। अगर आपने जो सिलेबस में दिया है उसको अच्छे तरीके से पढ़ लिया, ठीक ढंग से पढ़ लिया, एक एक लाइन को ठीक ढंग से पढ़ लिया, तो आपका जेआरएफ नेट होने से कोई नहीं रोक सकता। और ये सारी चीज़ें आपको जब असिस्टेंट प्रोफेसर दोगे उसी विषय से, तो वहाँ पर सारी चीज़ें काम आनी है। असिस्टेंट प्रोफेसर में जो विभिन्न राज्यों के असिस्टेंट प्रोफेसर होती हैं, वहाँ पर सिर्फ एक यूनिट का अंतर रहता है, एक यूनिट वहाँ के राज्य की डाल दी जाती है, बाकी सारा इतिहास वही होता है जो नेट जेआरएफ में पूछा जाता है, जो यूजीसी का
जो सिलेबस है, जो हमारे सेट का सिलेबस है, सेम वही होता है, उसमें कोई भी अंतर नहीं होता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रख लीजिए। अब मैं आपको ये बताना चाहता था कि सिलेबस की क्या महत्वता है। इसमें कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि अब यहाँ पर ये देखिए कि सर ये लिखा हुआ है कि समाज और संस्कृति, सामाजिक संगठन, सामाजिक संरचना, सूफी सिलसिले, विश्वास प्रथाएं, सूफी संत, जो है समकालीकरण। अब ये ऐसे शब्द कहाँ से आ गए, इनके बारे में हम कहाँ से पढ़ें? इनके लिए अलग अलग जो है इतिहासकारों ने, अलग अलग बहुत सारे जो आधुनिक इतिहासकार हुए और लोगों ने किताबें अलग अलग लिखी हैं। क्या सारी किताबें हम पढ़ सकते हैं, उनका अवलोकन कर सकते हैं? हमारे बस की बात इतनी है नहीं कि हम इतनी किताबें पढ़ने बैठ जाएं। तब क्या किया जाता है? तब ये किया जाता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, जैसे कि हमारे जैसे लोग होते हैं, कि जगह जगह से इस चीज़ों को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। तो आपको ऐसे लोगों पर भरोसा करना पड़ेगा जो कि आपके साथ न्याय कर पाए। अब वो न्याय कब कर पाएंगे? जब आप क्लास लोगे, क्लास में आपको पता चलेगा कि सर हमको ये लग रहा है कि हम इन पर विश्वास कर सकते हैं। अगर आपको हम पर विश्वास होगा तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। नहीं, अगर आपको हम पर विश्वास नहीं होगा तो आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे, उन पर भी विश्वास नहीं होगा, तो फिर ये क्रम चलता रहेगा। तो अब आपको लगेगा कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो हमारे सिलेबस के साथ न्याय कर पाए। तो ये क्रम चलता रहेगा। ये आपको चुनाव करना है कि कौन आपके सिलेबस के साथ न्याय कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ये आपके ऊपर। तो मैं ये बताना चाहता हूँ बच्चों आपको कि जो सिलेबस है, सिलेबस की हर एक लाइन महत्वपूर्ण है, हर एक लाइन महत्वपूर्ण है। जैसे कि अगर हम ये देखेंगे कि जो सल्तनत कालीन है प्रशासन है, ठीक है, प्रशासन राज्य का स्वरूप, ये। इसके अलावा हम देखेंगे ईश्वर केंद्रित जो धर्मतांत्रिक प्रशासन है, उसके बारे में हम जानेंगे। मनसबदारी जागीरदारी जो पद्धतियां हैं उनके बारे में हम जानेंगे। अब ये मनसबदारी जागीरदारी जो पद्धतियां हैं ये मुगल काल में आई। अब जब जो मुगल काल में आई, अकबर जैसे महान शासक इसको लेकर के आए, तो जब हम अकबर पढ़ेंगे तो वहीं पढ़ लेंगे आधी चीज़ें। तो इसके अलावा जो कुछ और शब्दावलियां हैं, मैं जब क्लास शुरू करता हूँ अपन एक इकाई लेंगे, सबसे पहले हम इकाई को सामने रखेंगे, उस इकाई को यहाँ पर लगाएंगे, और फिर मैं बताऊंगा बच्चों कि हमने क्या किया है, ये वाला पॉइंट खत्म कर लिया है। जैसे ही वो वाला पॉइंट खत्म होगा फिर मैं दूसरे पॉइंट पर जाऊंगा कि बच्चों आज हमने ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक खत्म कर लिया है और ये इकाई पर हम यहाँ चल रहे हैं। ठीक है, तो जब हम शुरू करेंगे तो वो सिलेबस के अकॉर्डिंग शुरू करेंगे कि हम सिलेबस में ये बताएंगे कि आज हमारी ये इकाई शुरू हुई है और यहाँ से शुरू। मैं ना तो आपको ये बताऊंगा कि किताब कौन सी है, ना ये बताऊंगा कौन सी किताब से कहाँ से पढ़ना है क्या। मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि आप ये पढ़िए, और मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों ऑब्जेक्टिव कौन सी किताब से लगाना है। और जब तक आप यहाँ से या कहीं से पढ़ के जब तक आप ऑब्जेक्टिव नहीं लगाएंगे तब तक आपका सिलेक्शन होना मुमकिन नहीं है। हो जाता है जो बहुत ज़्यादा अच्छे पढ़ने वाले होते हैं, एकदम बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, वो लोग जाते हैं वहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन लगाते हैं, उनसे बन जाता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको सरल मार्ग ये है आपका कि यहाँ पर जो पढ़ाया जा रहा है उसको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, और फिर मैं जो किताब बताऊंगा कि इस बुक से बच्चों आपको क्वेश्चन लगाना है, वहाँ से क्वेश्चन लगाने के बाद इसके बाद आपका पूरा काम हो जाएगा। इसके बाद में आपको ये भी आपको समझ में आएगा कि जो है इतिहास पढ़ने का सही तरीका क्या है। इतिहास पढ़ने में इतनी जानकारी है, इतनी जानकारी है कि आपको कितनी किताबें पढ़ेंगे, हजारों लाखों किताबें जो है इतिहास की लिखी हैं। तो क्या लोग इतनी किताबें पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते ना। तो आपको ये करना है कि आपको सिलेबस को पहले अवलोकन करना है, सिलेबस को कि हाँ मुझे इतना पढ़ना है, इसके आगे नहीं जाना है, वो कहीं से भी मिले मुझे। सबसे पहले मुझे क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना है कि दक्षिण में प्रशासनिक प्रणाली, विजयनगर राज्य शासन व्यवस्था, बहमनी शासन प्रणाली पढ़नी है। इसके बाद फिर मुझे आगे बढ़ना है, अष्टप्रधान पढ़ना है। तो क्या अष्टप्रधान के लिए बच्चों मैं अलग से पढ़ाऊंगा? जब मैं आपको शिवाजी पढ़ाऊंगा यानी कि मराठा पढ़ाऊंगा तो उसमें अष्टप्रधान हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य पढ़ाया जाएगा तो विजयनगर साम्राज्य की जो प्रशासनिक जो जानकारी है वो भी उसी दौरान दी जाएगी। तो जब हम उधर पढ़ रहे होंगे तो जो दूसरी जो आगे की जो यूनिटें हैं वो अपने आप कंप्लीट होती जाएंगी। इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि बच्चों ये वाला टॉपिक अपन ने यहाँ कंप्लीट कर लिया, ये आपका हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको आगे बढ़ना है। चलिए आगे देखते हैं हम।
तो सिलेबस पर चर्चा कर रहे थे। सिलेबस आपके पास होगा, अगर जिसके पास नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना है, यूजीसी नेट की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर डाल दीजिए कि हमको जो है इतिहास का सिलेबस डाउनलोड करना है, उसको डाउनलोड कीजिए। और अगर किसी सहायक प्राध्यापक की परीक्षा भी आप देना चाहते हैं कि हमको एपी को भी टारगेट करना है, तो अगर आप एपी को टारगेट करना है तो उसका भी सिलेबस निकालिए, फिर दोनों को देखिए, दोनों में कुछ भी अंतर नहीं मिलेगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर राज्य का सिलेबस देखेंगे बच्चों, तो उस सिलेबस में आपको सिर्फ एक यूनिट का अंतर दिखाई देगा। वो उस राज्य की का इतिहास होगा, उस राज्य की कला संस्कृति उसके बारे में दिया होगा। जैसे मध्य प्रदेश राज्य है तो मध्य प्रदेश राज्य का इतिहास, वहाँ की कला संस्कृति, जो भी उस इकाई में उसकी जो विशेषता हो, उस राज्य की पर्टिकुलर किसी जो विशेषता है जिसके लिए वो जाना जाता है, तो कुछ उसका अंश उसमें मौजूद होगा। ठीक है। तो ये मैं बता रहा था कि आपको किसी की बातों में नहीं आना है, आपको ना बहुत सारी किताबें पढ़नी है, ना आपको बहुत सारा ये दिमाग में ये डाल के चलना है कि नई जो असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जीआरएफ जो निकालने वाले होते हैं वो आसमान से उतर के आते हैं, वो तो बहुत विद्वान होते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा कि मैंने बहुत ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ी। मैंने बहुत ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ी हैं और प्रथम प्रयास में मैंने नेट जेआरएफ क्लियर किया। बहुत अधिक किताबें बिल्कुल भी नहीं पढ़ी पहले प्रयास में। उसका रीज़न भी बताऊंगा कि मेरा पढ़ने का तरीका क्या है। लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत अधिक जानकारी हम कनेक्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल एक्सट्रीम लेवल तक चले जाएंगे। अपन उस लेवल तक भी जाएंगे कि हमारे लिए इससे बाहर नहीं जाना है। हमारा एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि मुझे बस इतना पढ़ना है, और हमारा क्राइटेरिया बच्चों ये है, सिलेबस है। हमको सिलेबस से बाहर जाना ही नहीं, हम अपने सिलेबस के तहत रहेंगे। और आपको पता होगा कि नेट जो क्लियर करता है, जो जेआरएफ क्लियर करता है, वो व्यक्ति 100% नंबर नहीं लेके आ सकता। अगर आप जो व्यक्ति जेआरएफ क्लियर कर चुका है, बहुत बढ़िया पढ़ने वाला है, अगर दोबारा नेट देने जाए, हो सकता है कि उसका नेट भी क्लियर ना हो सकता है। बहुत अच्छा ब्रिलियंट व्यक्ति होगा, बहुत रेगुलर पढ़ रहा होगा, तो जाहिर सी बात है कि दोबारा भी जेआरएफ वो सब क्लियर कर देगा। लेकिन इसमें दिक्कत ये आती है कि ये परीक्षा जो होती है वो विषय की समझ की परीक्षा होती है, विषय की समझ की परीक्षा होती है। अब दिक्कत इसमें फर्क क्या है कि सर आपने ये जो सिलेबस है सेट का और नेट का, तो सिलेबस सेम ही है। फिर जब जो सेट की परीक्षा आती है तो उसमें सवालों में और यूजीसी नेट के सवालों में अंतर क्यों होता है? तो अंतर ये होता है बच्चों कि जो राज्य पात्रता परीक्षा होती है, वो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो पेपर होते हैं वो थोड़े से मॉडरेट देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर राज्य के लिए रहते हैं और दूसरे राज्य के लोग भी आके भी दे देते हैं, और उस राज्य के लोगों के लिए होता है। तो उसमें थोड़ी सी सरलता आपको देखने को मिलेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर किसी राज्य का पेपर जो रहेगा वो नेट से बहुत सरल रहेगा, और किसी राज्य का जो पेपर रहेगा बहुत कठिन भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने यूजीसी नेट का सिलेबस कंप्लीट किया है, हमारा ये हाई है, ये एक हम उच्चतम स्तर तय करेंगे, उच्चतम स्तर, या हमारा एक मानक तय करेंगे कि हम इस लेवल पर तैयारी करेंगे, इससे ज़्यादा हमको नहीं जाना है। उसमें आपका नेट भी हो जाएगा, और उसी नोट्स को हम पढ़ेंगे तो उसमें हमारा सेट भी होगा, और इसी दौरान असिस्टेंट प्रोफेसर हमको देना पड़ गया तो वो भी हमारा क्लियर होता है। और ये नेट और जो जेआरएफ है, इसके बाद सबका एम ही, मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है इंटरव्यू दिया है, इसके अलावा उसमें देना। ठीक है। तो हम ये इस पर डिस्कस कर रहे थे
कि हमको एक तैयारी का मानक तय करना है कि हम इस लेवल पर तैयारी करेंगे। उसके बाद जब मैं क्लास शुरू करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि हमने यहाँ से जो पढ़ा है, यहाँ से आपको क्वेश्चन लगाने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, ना आपको ये किताब देखना है ना वो किताब देखना है। अब उसके पीछे है कि सर अगर क्वेश्चन बाहर हो गया तो मैं गारंटी दे रहा हूँ पूरे भारत में कोई नेट जेआरएफ की तैयारी करवा रहा हो और वो बोल रहा हो कि मैंने पढ़ाया है, इसमें से 100% आएगा, तो आज से ही इसी वक्त से मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। क्योंकि नेट जेआरएफ का जो सिलेबस है वो बहुत ब्रॉड रहता है, और इसका जो पेपर बनाया जाता है वो जिन लोगों के द्वारा सेट किया जाता है वो हमारी जो बुद्धिमत्ता है उससे बहुत ऊपर होते हैं। कुछ क्वेश्चन के लिए 10 या 15 क्वेश्चन के लिए आप इतने ज़्यादा भयभीत ना हो कि हमको बहुत ज़्यादा पढ़ना है। आपको क्या करना है, आपको एक रेखा है, इस रेखा को क्रॉस करना है। अब वो रेखा अगर आपकी 70 नंबर में क्रॉस हो रही है, आपकी 80 नंबर में क्रॉस हो रही है, या फिर आपकी 150 में से अगर नंबर जो लाए जाते हैं, 150 में से जो भी आपका नंबर बनता है, 100 नंबर, 110 नंबर, ठीक है, ठीक है, उसमें क्रॉस हो रही है, तो हमको तो बस सिर्फ ये करना है कि वो रेखा क्रॉस करना है। अब अगर बोल रहे हो कि बच्चे बोल रहे हैं नहीं नहीं नहीं, हमको 150 में से उतने नंबर लाने हैं कि हमारा जो है 125-30 नंबर आ जाए, हमको तो बिल्कुल श्रेष्ठ, उसमें कुछ नहीं होगा। जो व्यक्ति उस रेखा को क्रॉस करेगा वो भी जीआरएफ कहलाएगा, और जो व्यक्ति उससे आगे निकल चुका है, जो आगे निकल चुका है वो अपना कौशल से निकला है, उसने बहुत ज़्यादा अध्ययन किया है। हाँ, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर में जितने ज़्यादा नंबर लाओगे, एपी में जितने ज़्यादा नंबर लाओगे, वो आपको जो है उतना आगे रखेंगे। उतनी संभावना रहेगी कि आपको इंटरव्यू में अगर कम नंबर भी मिल जाते हैं तो मेंस में अगर बढ़िया नंबर मिल गए हमको तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये तैयारी आपको नेट को टारगेट रखने के साथ साथ आपको एपी को टारगेट रखने के लिए टारगेट रख करके चलना है। अगर हम इस सिलेबस को कंप्लीट करेंगे तो हमारा लगभग सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। किसका बच्चों? एपी का भी सिलेबस हो लगभग क्या संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा सिवाय एक यूनिट के। बात समझ में आ गई? तो ये सिलेबस आप अपनी साइट जो है अलग अलग जहाँ पर वही हैं जिस राज्य में आप उपलब्ध हैं, उस राज्य की जो वहाँ की जो लोक सेवा संस्थान है, वहाँ से लोक सेवा आयोग है वहाँ का, उसकी साइट पे जाएं, वहाँ से सिलेबस डाउनलोड करें, और यूजीसी नेट की साइट पर जाएं, वहाँ से सिलेबस डाउनलोड करें, दोनों में देखें कि इसमें क्या समानता है क्या असमानता है। उसके बाद फिर हम देखें कि हमारी इस क्लास से कौन कौन सी चीज़ें हमारी पूरी हो जाएंगी। तो गारंटी है कि उसमें से आपकी एक यूनिट को छोड़कर सारी यूनिट बेसिक की बेसिक संपूर्ण हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? ये जो तीन पेपर है, जो तीनों पीडीएफ है, इसकी पीडीएफ आपको कंबाइंड करके जो है उपलब्ध करा दी जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। और अगर दूसरे राज्य का कोई व्यक्ति है जिसमें मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल के तौर पर लिया गया था, सेट का पेपर इसमें पीडीएफ में मिलेगा आपको, आप दूसरे राज्य में हैं तो वहाँ की जो राज्य पात्रता परीक्षा है उसका सिलेबस निकालेंगे और यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसमें एकदम साम्यता पाएंगे। ठीक है। तो आज की क्लास हमारी सिलेबस के डिस्कशन को लेकर के थी। ठीक है, जिसमें मैंने आपको थोड़ा सा ये बताया है कि इसमें हमको कुछ ऐसा नहीं करना है, हमको सिर्फ ये करना है कि हमको नेट का पढ़ना है। अगर हम नेट का पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली हम सेट की तैयारी हमारी पूर्ण हो जाएगी, राज्य की जो पात्रता परीक्षा है वो भी कंप्लीट हो जाएगी, और हम सेट को और नेट को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे तो हमारा एपी भी कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ एक यूनिट को छोड़कर। एपी की इतिहास होता है पर्टिकुलर, उसको शामिल उसमें बच्चों किया जाता है, बाकी सारा जो सिलेबस है वो आपका वो सेम रहता है। तो आज की जिस क्लास में मैंने आपको ये जो मेथड पैदा हुआ हो रखा था कि एपी के लिए अलग पढ़ना है, नेट है। इसके बाद अगर हमने उसको छू लिया तो हमारा इसमें नेट भी हो जाएगा, जे आर एफ भी हो जाएगा, ये भी क्लियर हो जाएगा। इसके बाद फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे अगर हमने इसी को उच्चतम स्तर से काम करेंगे तो यहाँ पर हमारा सेट भी हो जाएगा, और जो मेन टारगेट रहता है जो हमारा ऊपर है वो है एपी असिस्टेंट प्रोफेसर। क्या आपका टारगेट जेआरएफ बनना है? अगर जेआरएफ बनना टारगेट है तो 5 साल बाद आपको फेलोशिप मिलना बंद हो जाएगी, लेकिन आपको असिस्टेंट प्रोफेसर देना पड़ेगा। जब
ये क्या है? तो इसके लिए भी वही है जो इन सब के लिए था। दवाई एक ही, पैरासीटामोल है, सर्दी जुकाम हो गया तो उसमें भी खा लेंगे, बुखार हो गया तो उसमें भी खा लेंगे, दवाई एक ही है। वो उच्चतम मानक स्तर है कि हम इतने इस लेवल की पढ़ाई करेंगे, और कब किस चीज में जो है यूज करना है हम। सिलेबस को अगर एक बार कंप्लीट कर लेंगे तो आपका पूरा इतिहास खत्म हो जाए, इसके बाद आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और जब क्लास शुरू होगी बच्चों, तो क्लास शुरू होगी तो हम जब क्लास शुरू करेंगे तो वहाँ पर जो मैं पढ़ा रहा हूँ इतना सारा, अगर आपको शिकायत आएगी कि सर इतना सारा तो हमको याद नहीं होगा, याद इन चीज़ों को पढ़ना है वो ये है। दो चीज़ें अलग अलग होती हैं, एक याद करना और पढ़ना। उनको पढ़ के चले जाना है, और इन चीज़ों को हमको याद रखना है, ये याद ही होना चाहिए। ये आपको आपको बच्चों पढ़ के जानी है सिर्फ, वो भी मैं आपको ऐसे बता दूंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से क्लास लेना है, इसके बाद आपको कहाँ से प्रश्न लगाना है और कहाँ से क्वेश्चन करना है। जिस चीज़ की परीक्षा दे रहे हो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर लगाइए। अगर आपने उस संस्थान के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लिए तो आपको पता चल जाएगा कि ये यूजीसी है, ये हमसे चाहती क्या है, हमको किस लेवल की तैयारी करना है। बात समझ में आई है? और आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो पढ़ाया जा रहा है वो आपका काम का है, पूर्ण है, कितना महत्वपूर्ण नहीं है। बजाय इसके कि हमने एक किताब पढ़ ली, एक बल कुछ और ही था, ना इधर से आया ना उधर से आया ना उधर से आया, आधा इधर से आया आधा सब पूरा एक जो है वो, कहीं की वो कहावत है ना कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ऐसा सब कर इकट्ठा कर लेते हैं तो फिर मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच बच्चों।